हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में 17 सितंबर 2 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पूछा गया आपसे, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है और चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापा पहाड़ी से हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? पूछा गया आपसे, स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आईएनएस शिवालिक स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूछा गया आपसे, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनायमुडी। अनायमुडी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और अनायमुडी केरल राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं? पूछा गया आपसे, ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा। दीपा कर्माकर का संबंध त्रिपुरा राज्य से है और यह एक जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV-C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? पूछा गया आपसे, 15 फरवरी 2017 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 104, और यह लॉन्च कर इसरो ने रिकॉर्ड बनाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जल महोत्सव 2017-18 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह 2017-18 का करंट अफेयर था, तो इसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसका जो आंसर है हनुमंतिया द्वीप था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हनुमंतिया टापू खंडवा जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तो यह करंट अफेयर है, इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? पूछा गया आपसे, होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 4 बार। होलकर क्रिकेट टीम ने 4 बार रणजी ट्रॉफी जीती है और रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता था, बंगाल को हराकर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जिला गुना किस नदी से विभाजित है? पूछा गया आपको, कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंध नदी। सिंध नदी गुना जिले को विभाजित करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संसद में बजट इन दिन पेश किया जाता है? पूछा गया आपसे, संसद में बजट किस दिन पेश किया जाता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर था फरवरी के आखिरी दिन, परंतु वर्ष 2021 की बात की जाए तो इस वर्ष बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको उस समय का याद नहीं करना है, आपको वर्तमान 2021 का याद होना चाहिए। तो वर्तमान 2021 में आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दल की कप्तान कौन थी जिन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 खेला था? आपसे पूछा गया है, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2017 में विश्व कप खेला तो उस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिथाली राज। भारतीय दल महिला क्रिकेट टीम की जो वर्तमान में भी कप्तान है वह मिताली राज ही हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, फीफा की शासन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह 2017 करंट अफेयर था दोस्तों, तो इसे आपको नहीं याद करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वर्तमान 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश स्थापना की तिथि क्या है? 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 नवंबर। मध्य प्रदेश स्थापना की तिथि है 1 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है विंबलडन ट्रॉफी से किन्हें सम्मानित किया जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से विंबलडन ट्रॉफी से किन्हें सम्मानित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तियों को। विंबलडन ट्रॉफी से व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है और यह प्रति वर्ष आयोजित की जाने वाली टेनिस प्रतियोगिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है हमारा वह है महाकाल भारत के कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है महाकाल भारत के कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 12 ज्योतिर्लिंगों से। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर अर्थात महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भारत के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 महाकालेश्वर तथा ओमकारेश्वर ममलेश्वर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017 और एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणी होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 सल्की उपकला अनियमित या षटकोणी होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इन जलीय विलयनों में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा जलीय विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दूध। दूध टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दूध पायस विलयन का उदाहरण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा धातु की छड़ें द्रव में डूबी रहती हैं जिनसे बैटरियों को परिपथ में संग्रहित किया जाता है, क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है धातु की वे छड़ें जो द्रव में डूबी रहती हैं तथा जिनसे बैटरियों को परिपथ में संलग्न किया जाता है क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। इलेक्ट्रोड वह धातु की छड़ें होती हैं जो द्रव में डूबी होती हैं और बैटरियों को परिपथ में संलग्नित इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, इससे निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोजन का उत्पादन। पादपों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है जिससे हरित लवक मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हरित लवक का अभाव होता है पादपों में तो भोजन के उत्पादन का जो कार्य है वह प्रभावित होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिकों के चिन्ह का नाम दीजिए और गलत जोड़ी को संकेत करें। आपको इसमें से जो गलत है उसे पहचानना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ड्यूटेरियम, जिसे डी से दर्शाया गया है, यह रॉन्ग है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 1 होता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर इनमें से जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 केरोसिन। जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है केरोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, अस्थायी चुंबक निम्न के बने होते हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मृदु लोहा का। अस्थायी चुंबक मृदु लोहा के बने होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूछा गया आपसे, उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, घटता है। उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से नाक से खून निकलता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऊर्ध्वशीर्षी होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव ऊर्ध्वशीर्षी होता है। आभासी प्रतिबिंब को आप समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ देख सकते हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमाशय की आंतरिक अस्तर लाइनिंग निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है। पूछा गया आपसे, अमाशय की जो आंतरिक अस्तर निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेप्सिन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से किसके संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विषाणु। हेपेटाइटिस विषाणु अर्थात वायरस के कारण होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसकी थीम भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा, आधार युग्मन निम्न नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा खालिस्तान से जुड़ा होता है। पूछा गया आपसे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, थाइमिन। आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा थाइमिन से जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण अवधिवर्धन में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रजनन। प्रजनन वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो प्रजातियों के सततीकरण में मदद करती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन संश्लेषण खालिस्तान में होता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।